मेरा नाम डॉक्टर मुनीब है। मेरी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है एज ए सीनियर डेमोस्ट्रेटर और मेरी सेकंड ईयर में अपॉइंट किया गया। हेड एंड नेक तो ऑलमोस्ट आप लोगों की कंप्लीट हो रही है, बल्कि हो चुकी है। तो आगे इंशाल्लाह जो लेक्चर्स है ना वो फिर मैं आपको स्टार्ट करूँगा। अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है वो है 9, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व्स। अच्छा बेटा, मुझे बताएं सारे आ गए हैं, सारे स्टूडेंट मैसेज पे? चलें ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं बेटा। 9, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व्स। नॉर्मली क्रेनियल नर्व्स का जर्नली आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्रेनियल नर्व्स कौन सी नर्व्स होती हैं? बेसिकली वो नर्व है जो क्रेनियम से कनेक्ट करती हैं आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को। बेटा आपने जर्नल इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ज़्यादातर कनेक्ट करती हैं आपके ब्रेन को हेड एंड नेक के विसराज और स्ट्रक्चर्स के साथ, एक्सेप्शन वन नर्व जो आज हम पढ़ेंगे 10th क्रेनियल नर्व जो होती है जिसका एक्सटेंसिव कोर्स होता है वो हेड एंड नेक से बाहर glossopharyngeal nerve. Glossopharyngeal nerve is a ninth cranial nerve. Is a mixed nerve. नॉर्मली हम नर्व्स को तीन में क्लासीफाई करते हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व। सेंसरी नर्व बेटा वो नर्व होती हैं जो आपकी सेंसरी सेंसेशन लेके आ जाती हैं। जैसे कि अब सेंसरी में भी दो तरह की सेंसेशन आ जाती हैं, जैसे कि जर्नल सेंसरी हो गया, स्पेशल सेंसरी हो गया। जर्नल सेंसरी में आपकी आ जाती है टच, टेम्परेचर, पेन, पाथवेज वगैरह, वो सारे आपकी जर्नल सेंसरी है। स्पेशल सेंसरी में आपके कौन से पाथवे आते हैं? विजुअल पाथवे आ गया, हेयरिंग पाथवे आ गया, टेस्ट पाथवे आ गया, ठीक है। सेंसरी पार्ट ग्लॉसोफ्रिंजियल बेटा ये दोनों तरह की सेंसेशन लेके जाती है, जिसमें जनरल सेंसरी भी है और स्पेशल सेंसरी भी है। ये दोनों जो है, जनरल सेंसरी में आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है जिससे जनरल सेंसेशन लेके आ रही हो। स्पेशल सेंसरी में टेस्ट पाथवे लेके जाती है फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। मोटर पार्ट, मोटर नाम से जाहिर है कि मसल से रिलेटेड होगा। देन पैरासिम्पैथिक पार्ट बेटा, पैरासिम्पैथिक पार्ट को मोटर का सब पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पैरासिम्पैथिक के बारे में ये इसका दूसरा नाम है स्क्रीटोमोटर फाइबर। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना स्क्रीटोमोटर फाइबर से। बेसिकली हमारी बॉडी की जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो दो में डिवाइड हुआ है, सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। इसका तो आपको आइडिया होगा, सिम्पैथिक फाइट एंड फ्लाइट के लिए और पैरासिम्पैथिक कंजर्व द एनर्जी ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब जो पैरासिम्पैथिक है बेसिकली बेटा इसका फंक्शन क्रेनियल नर्व्स में क्या आता है? क्रेनियल नर्व्स में होता है कि ज़्यादातर जितनी आपकी ग्लैंड एक्सक्रीशन है वो स्मूथ मसल है उससे रिलेटेड होता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? अच्छा, जनरली जब हम नर्व्स वगैरह पढ़ते हैं, मतलब कि हम लोग क्रेनियल नर्व्स की सारे पाथवे उसका कर लेंगे, सारा उसका रट्टा लगा लेंगे, लेकिन हमें जनरली जब कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, हाउ कैन यू डिफाइन दैट? एनीवन? बेटा आवाज आ रही है आपको? नो, आई थिंक देयर इज सम कनेक्शन प्रॉब्लम। डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा ज्वाइन किया। इसके नीचे कर दो, एक मिनट चलिए बताना। अब हो गई? ठीक। अच्छा बेटा सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा है कि ग्लॉसोफेंजियल नाइट क्रेनियल नर्व है, मिक्स नर्व है, सेंसरी पार्ट में इसके दो सेंसरी पोर्शन आ जाते हैं, जनरल सेंसरी, मोटर पार्ट जो मसल को सप्लाई करते हैं, और पैरासिम्पैथिक स्क्रीटोमोटर पार्ट आ गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स। बेटा जब आप हेड एंड नेक पढ़ेंगे तो आपने इसका एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स पढ़ना है। व्हेन यू कम टुवर्ड्स द न्यूरोएनाटमी देन आपने ब्रेन के अंदर इसका कोर्स पढ़ना है।
बेटा 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व्स जब भी आपने पढ़ी है उसमें दो चीज़ें बड़ी कॉमन है। एक जुगुलर फोरामन, ये तीनों नर्व एक साथ जुगुलर फोरामन से एग्जिट करती हैं। नंबर 2, जब ये नेक में डिसेंड करती हैं तो ये इन रिलेशन विद द इंटरनल कैरोटिड एंड इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, तीनों चीज़ों में ये कॉमन है कि तीनों जुगुलर फोरामन से एग्जिट करेंगी और जब नीचे नेक में डिसेंड करेंगी तो इनका रिलेशन होगा विद द इंटरनल जुगुलर वेन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, अब आप देखेंगे ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व है, ये यहाँ से मेडुला ऑब्लिगेंडा से ओरिजिनेट कर रही है और ये जुगुलर फोरामन से एग्जिट कर रही है। बेटा जैसे ही ये एग्जिट करती है या जुगुलर फोरामन से पास कर रही होती है तो एक डायलिटेशन आती है जिसे हम कहते हैं सेंसरी गैंग्लिया। इसके दो सेंसरी गैंग्लिया, सुपीरियर एंड इंफीरियर। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज गैंग्लिया? एनीवन, कोई भी पार्टिसिपेंट बता दे बेटा, गैंग्लिया क्या होता है? बेटा हम टेरिगो पैलाटाइन और टेक और ये सारे गैंग्लिया तो पढ़ लेते हैं। जब एग्जामिनर के सामने आपसे पूछा जाता है शाबाश, ये शहजादी मारूफ में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, बहुत अच्छे। बेटा जब भी आपसे वायवे में क्वेश्चन होते हैं जनरली आप ऑटिक गैंग्लियन रट्टा लगा के बता तो अच्छा यहाँ से नर्व आ रही है, ऑरिको टेम्पोरल से आ रही है, ग्लोसोफ्रिंजियल से आ रही है। जब आपसे पूछते हो व्हाट इज गैंग्लिया तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हो, तो यार आपको आइडिया ही नहीं रहता। बेटा ये जो बेसिक चीज़ें ये ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स नहीं पता होगी तो उसके बाद आगे जाके आपको बेशक कॉम्प्लेक्स चीज़ें याद कर लो, जब बेसिक नहीं होगा वो करेंगे उसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। बेटा गैंग्लिया बॉडी में बेसिकली सेल बॉडी की कलेक्शन को कहते हैं। ठीक है, जहाँ भी होगा गैंग्लिया इधर ज़्यादातर हम पैरासिम्पैथिक गैंग्लिया पढ़ते हैं। देन कमिंग टूवर्ड्स, अब आप ये देखें बेटा यहाँ पर तीन नर्व नजर आ रही हैं, हाइपोग्लॉसल, वेगस एंड ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व। अब ये देखिए तीनों जुगुलर फोरामेन से एग्जिट कर रही हैं और ये देखो ये दो वेसल्स आपको नजर आ रही है, इंटरनल जुगुलर, इंटरनल कैरोटिड। बेटा ग्लोसोफ्रिंजियल जो होती है वो इंटीरियर टू हाइपोग्लॉस सॉरी वेगस और एक्सेक्सरी नर्व इसके इंटीरियरली पड़ी होती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही नीचे डिसेंड करती है इसने इन कंपनी करना है इंटरनल जुगुलर एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को। देन इट मूव फॉरवर्ड एंड मूव टुवर्ड्स द मसल स्टाइलोफ्रेंजियस मसल। It accompanies internal jugular vein and internal carotid artery, and it moves forward toward the posterior border of stylopharyngeus muscle. यहाँ पर जब ये stylopharyngeus से गुजरती है तो यहाँ पर इसको एक मोटर ब्रांच देती है। ठीक है, stylopharyngeus is a muscle of the pharynx. Then ये आपको बेटा नजर आ रही है, ये stylopharyngeus मसल है, ये आपकी जुगुलर फोरामेन से निकली, जुगुलर फोरामेन से इसने पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ stylopharyngeus को पियर्स किया, यहाँ पर इसको मोटर सप्लाई दी। देन इस passes forward between the superior and middle constrictor of pharynx. यहाँ जाके इसने pharynx की mucous membrane को sensory supply दे देनी। ठीक है, then it passes between the superior and middle constrictor muscle and sensory branches to the mucous membrane of the pharynx. अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी, ठीक है, उसको थोड़ा रिवाइज कर लें। जुगुलर फोरामेन से एग्जिट किया इंटीरियर टू द टू नर्व्स, वेगस नर्व एंड एक्सेसरी नर्व, वहां से उसने मूव फॉरवर्ड करना है और दो वेसल्स के साथ इसने अकम्पनी करना है, इंटरनल जुगुलर वेन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देन इट मूव फॉरवर्ड टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टाइलोफ्रेंजियस मसल, वहां जाके उसने स्टाइलोफ्रेंजियस मसल को मोटर सप्लाई देनी है। उसके बाद उसने मूव फॉरवर्ड करना है और सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रिक्टर के दरमियान उसने पास करना है, वहां जाके उसने म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फेरिक्स को सप्लाई करना है। बेटा एक चीज़ याद रखनी है अपनी, जब आपको कोर्स याद हो जाएगा ना तो आपको उसकी सप्लाई भी साथ साथ याद हो जाएगी। एनाटॉमी में बेटा दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, विजुअल इम्पैक्ट। बेटा जब भी आपने कोई भी नर्व कोई भी स्ट्रक्चर देखना है आपने उसको विजुअलाइज करके देखना है, जो आपकी पिक्चर मेमोरी है वो ज़्यादा देर तक रहती है, रट्टा लगा लोगे ऊपर नीचे चीज़ हो जाएगी। जब तक आप डायग्राम को अच्छे तरीके से याद नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं, उस पिक्चर आपकी मेमोरी हमेशा रहती है। अगर आपको पिक्चर याद रहेगी, वर्डिंग आप जो भी इस्तेमाल करो, आपको पता है कि उसने जुगुलर से निकलना है, फिर उसके बाद दो वेसल्स के साथ गुजरना है, फिर उसने स्टाइलोफ्रेंजियस मसल को पियर्स करना है, फिर सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रिक्टर के दरमियान से पास करना है और एंड उसने करना है टुवर्ड द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टर्म, वहां जाके उसका इख्तिताम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोर्स की समझ ना लगी हो, सिंपलीफाई मैं आपको कोर्स को समराइज कर देता हूँ। Glossopharyngeal nerve is a 9 cranial nerve. It is a mixed nerve.
मिक्स नर्व में सेंसेशन लेके जाती है सेंसरी, सेंसरी में बेटा दोनों सेंसेशन है, जनरल सेंसरी भी है एंड स्पेशल सेंसरी भी है। मोटर में मसल की एंड पैरासिम्पैथिक, पैरासिम्पैथिक बेसिकली स्क्रीटोमोटर टू द ग्लैंड्स होती है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस हम आगे डिस्कस करेंगे। कोर्स, कोर्स का नंबर 1 पॉइंट, इट एक्सेप्ट द स्कल थ्रू द जुगुलर फोरामेन इंटीरियर टू द वेगस नर्व एंड एक्सेसरी नर्व, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। Number 2 point, it descend downward in the neck accompanying the two vessels, internal jugular and internal carotid artery. ठीक है? Then it move forward to reach the posterior border of the stylophageus muscle. Here it supplies the motor supply to the stylophageus muscle. Then number 4 point, it passes between the superior and middle constrictor of the pharynx and it terminates or ends at the posterior 1/3 of the tongue where it supplies the सेंसरी टू द टंग। यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा? कोर्स में कोई मसला तो नहीं है? सुन भी रहे हो बेटा सबके? नहीं सो गए हो? चलो इजी है ना यहाँ तक? कोर्स बेटा मैं आपको वही एक बात करूँ कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आए कोर्स का, मैं साथ साथ आपसे ना, मेरा ये आइडिया होता है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करें या टॉपिक पढ़ें, साथ साथ उसकी यूक्यूज भी देखते जाएं। बेटा जब भी क्वेश्चन डिस्कस आता है कोर्स आपसे जब भी पूछा जाए, कभी भी इसको पैराग्राफ में नहीं, क्यों? क्योंकि आपका इम्पैक्ट पूरा पड़ता है जब आप उसको हाईलाइट करके 1 2 3 4, इसका मतलब है कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग भी है और आपको इजी टू एग्जामिनर के लिए ईजी है कि उसको पढ़ेगा और आपको ठक ठक करके पूरे मार्क्स दें। हमने इसके 5 पार्ट्स पढ़े हैं, मतलब एक पहले मरहले पे कहाँ पर है, दूसरे पे कहाँ पे है, तीसरे पे कहाँ पर है, चौथे पे कहाँ पर है और टर्मिनेट कहाँ पर है, ठीक है? चले शाबाश। नेक्स्ट बेटा इसके हम ब्रांचेस पढ़ेंगे। सोमैटिक, ब्रेकियल, मोटर। बेटा इसको ब्रेकियल मोटर इससे कहते हैं कि ब्रेकियल आर्ट से डिराइव कर, और ये मोटर है, हमने जैसे कि पढ़ेगी इट सप्लाई द स्टाइलोफ्रेंजियस मसल, ठीक है ना, और इट डिराइव फ्रॉम द थर्ड फ्रेंजियल आर्च, ये आपने एम्ब्रियो में पढ़ा होगा, थर्ड फ्रेंजियल आर्च से डेरिवेटिव है। देन विसरल पैरासिम्पैथिक मोटर, इसको बेटा स्क्रीटो मोटर भी कहते हैं। बेटा इट सप्लाई द पैरासिम्पैथिक सप्लाई टू द पैरोटिड ग्लैंड। अब इसका पाथवे क्या है, आपने ऑप्टिक गैंग्लियन पढ़ा होगा, टिम्पैनिक नर्व, टिम्पैनिक नर्व के थ्रू से जाना है ऑप्टिक गैंग्लियन और ऑप्टिक गैंग्लियन से पैरोटिड ग्लैंड। ये देखिए, ये आपकी आगे ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व ने थ्रू टिम्पैनिक नर्व जाना है ऑप्टिक गैंग्लियन, ठीक है? ऑप्टिक गैंग्लियन में इसको अकम्पनी करना है ऑरिको टेम्पोरल नर्व ने। बेटा ऑरिको टेम्पोरल नर्व किसकी ब्रांच है? जल्दी से बताएं, पढ़ लिया आप लोगों ने? ऑरिको टेम्पोरल किसकी ब्रांच है? ट्राइजेमिनल की किस डिवीजन की ब्रांच है? मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। शाबाश, फैसल इकबाल ने बताया, गुड, ठीक है? ऑप्टिक गैंग्लियन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें ग्लोसोफ्रेंजियल का एक पार्ट आता है और वो स्क्लीटोमोटर फाइबर्स देती है टू द पैरोटिड ग्लैंड। देन कमिंग टुवर्ड्स द सोमैटिक जर्नल सेंसरी, हमने पढ़ा था इसकी सेंसरी के भी दो पार्ट हैं, एक जर्नल सेंसरी एंड स्पेशल सेंसरी, द टिम्पैनिक नर्व। अब बेटा इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज करता है, टिम्पैनिक नर्व ग्लोसोफ्रेंजियल से दो तरह की सेंसेशन लेके जा रही है, पीछे हमने पढ़ा पैरासिम्पैथिक एंड जर्नल सेंसरी, क्लियर है? एक सिक्रीटोमोटर फाइबर जा रहे हैं और एक इसमें जर्नल सेंसरी फाइबर जा रहे हैं। टिम्पैनिक नर्व से बेटा इसने सप्लाई करना है टू द टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी कहाँ होती है? आप लोगों ने ईयर पढ़ा हुआ है, वेयर इज टिम्पैनिक कैविटी? बेटा क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है? मिडिल ईयर कैविटी को कहते हैं टिम्पैनिक कैविटी। देन कैरोटिड ब्रांच, बेटा कैरोटिड ब्रांच सप्लाई करती है कैरोटिड साइनस को एंड कैरोटिड बॉडी को। अच्छा, अब इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? एक इसमें बेरो रिसेप्टर है, एक इसमें कीमो रिसेप्टर है, फिजियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेरो रिसेप्टर इज अ प्रेशर रिसेप्टर जो कि कैरोटिड साइनस है। उसमें क्या होता है कि वो वेसल्स के इंटरनल कैरोटिड में पड़ा होता है, जब वो सेंस करता है कि ब्लड का इनफ्लो ज़्यादा है तो वो क्या करता है, वेसल्स को डायलेट करता है। कीमो रिसेप्टर आपका डिटेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, तो ये इसको सप्लाई कर रही है किसको? कैरोटिड ब्रांच, कैरोटिड साइनस को भी और कैरोटिड बॉडी को। देन
फ्रेंजियल टॉन्सिलर एंड लिंगुअल नर्व, बेटा ये भी जनरल सेंसरी है जो कि आपकी ओरोफेरिंक्स को सप्लाई कर रही है, पैलेटाइन टॉन्सिल को सप्लाई कर रही है, ठीक है ना, और लिंगुअल ब्रांच आपकी टंग को जनरल सेंसरी सप्लाई कर रही है। देन स्पेशल सेंसरी जिसमें टेस्ट है, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग, बेटा टंग की जब भी सप्लाई आती है उसमें बहुत ईजी है, लेकिन इसमें हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड। इंटीरियर जो आपका टू थर्ड है उसकी जर्नल सेंसेशन और स्पेशल सेंसेशन दोनों डिफरेंट है, दो डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, जबकि पोस्टीरियर वन थर्ड की जर्नल सेंसेशन एंड स्पेशल सेंसेशन दोनों आपकी कहाँ से आ रही है, ग्लॉसोफेरिंजियल से आ रही है। उसने आपको स्पेशल सेंसेशन भी वापस अप्लाई करनी है। स्पेशल सेंसेशन की फाइबर्स बेटा याद रखिए वहाँ से सुपीरियर एंड इंटीरियर सेंसरी गैंग्लिया जो कि हमने पढ़ा था जुगुलर फोरामेन में दो उसके गैंग्लिया वहाँ जाके उसके फाइबर्स जा रहे हैं, और जनरल सेंसरी थ्रू द लिंगुअल नर्व्स को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ग्लॉसोफेरिंजियल में कोई ऐसी बात जो समझ ना लगी हो, पूछें, सिंपल है, कोई इसके कोर्स की समझ ना लगी हो बेटा, कोई इसकी ब्रांचेस की समझ ना लगी हो, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ब्रांचेस आपको बेटा मैं वही आपको करूँ, जब आपको कोर्स याद होगा आपको ब्रांचेस इजीली याद होगी, कोई रटा मारने की जरूरत नहीं है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जब भी बेटा नर्व कोई भी आपने टॉपिक याद करना है उसके लिए एटलस खोलो और रीड करते तो उसको देखते दो, इवन आपकी जरूरी नहीं है बाकी के वर्डिंग से, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको हर चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कोर्स बता दो, अच्छा बेटा कोर्स इसका ये है, नंबर 1 पॉइंट, इट एग्जिट द स्कल फ्रॉम द जुगुलर फोरामेन, जुगुलर फोरामेन से निकली है, देन इट डिसेंड इन द नेक बिटवीन द टू वेसल्स, इंटरनल जुगुलर एंड इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। देन इट मूव फॉरवर्ड टू रीच द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टाइलोफ्रेंजियस मसल जो कि फेरिंक्स का मसल है, वहां जाके इसलिए मोटर सप्लाई कर रही है, ठीक है। देन इट मूव फॉरवर्ड बिटवीन द सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंक्स, ठीक है। वहां से इसने टर्मिनेट करना है टुवर्ड द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग, ये इसका कोर्स है। अच्छा, दो चीजें इसमें याद रखें कि जब उसने जुगुलर फोरामेन से निकलना उसके साथ दो और नर्व्स भी हैं, कौन सी, वेगस नर्व भी है, एक्सेसरी नर्व भी है। याद ये रखें कि ये इन दोनों नर्व्स के इंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सहर जवेद बेटा आपको कोर्स की समझ लग गई है? अच्छा, अब आगे आते हैं इसकी ब्रांचेस। हमने ब्रांचेस को फर्दर डिफाइन किया कि इसमें तीन क्लासेस में डिफाइन किया, सेंसरी, सेंसरी में जनरल सेंसरी भी आ जाती है और स्पेशल सेंसरी। जनरल सेंसरी उसने फेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई करेगी और टंग की पोस्टीरियर वन थर्ड को, स्पेशल सेंसरी पोस्टीरियर वन थर्ड को टेस्ट फाइबर्स लेके जाएगी, ठीक है। मोटर स्प्लेक्स किसको, सिर्फ एक मसल को करती है, स्टाइलोफ्रेंजियस, ठीक है। All muscles of pharynx are supplied by pharyngeal plexus of the vagus nerve except one stylopharyngeus which is supplied by the glossopharyngeal nerve, ठीक है। Secretomotor fibers या parasympathetic to the parotid gland, ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट बेटा वेगस नर्व है, इट्स अ टेंक्रेनियल नर्व, वेंड्रिंग नर्व, बेटा वेगस लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, इसको वेंड्रिंग, वेंड्रिंग इधर उधर भटकना, बेटा ये ऑफ द बॉडी है। नंबर 2, ये बाहर ऐसी नर्व है जिसका कोर्स हेड एंड नेक से बाहर भी है, कैसे, हेड, हेड से क्रेनियम से निकलती है, क्रेनियम से निकलने के बाद उसने कहाँ जाना है, उसने क्रेनियम से निकल के जाना है नेक में, नेक के बाद उसने जाना है थॉरेक्स में, थॉरेक्स के बाद उसने जाना है एब्डोमेन में, ठीक है। वाहिद क्रेनियल नर्व है कि जिसका कोर्स थॉरेक्स में भी है, एब्डोमेन में भी, वरना जितनी सारी क्रेनियल नर्व्स आप पढ़ोगे वो सारी हेड एंड नेक तक ही महदूद है। ये भी मिक्स्ड नर्व है जैसे ग्लॉसोफेरिंजियल है, सेंसरी पार्ट है, सेंसरी में फिर हम उसको दो में डिवाइड करेंगे, स्पेशल सेंसरी एंड जनरल सेंसरी, वो आगे उसकी डिटेल पढ़ेंगे क्या, मसल्स को सप्लाई करती है, फेरिंक्स के सारे मसल को सप्लाई करती है एक्सेप्ट स्टाइलोफ्रेंजियस, और पैरासिम्पैथिक पार्ट। अब पैरासिम्पैथिक पार्ट बेटा इसका आ जाता है, दो चीज़ें याद रखिए, एक हमने पढ़ा था कि आपकी बॉडी की जितनी स्मूथ मसल्स हैं ग्लैंड्स, ठीक है ना, उसको जो सप्लाई आ रही है वो पैरासिम्पैथिक है, क्योंकि पैरासिम्पैथिक का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जीआईटी मोटिलिटी को ज़्यादा करते हैं, जीआईटी सिक्रीशन इंक्रीज करते हैं, तो उसको इंक्रीज करने के लिए उन ग्लैंड्स की सप्लाई पैरासिम्पैथिक होनी ज़रूरी है कि जब ये सिस्टम एक्टिव हो तो उन ग्लैंड्स की सिक्रीशन ज़्यादा हो ताकि जीआईटी मोटिलिटी भी ज़्यादा हो, ठीक है।
चले अब इसका कोर्स स्टार्ट करते हैं। बेटा ये आपको जो ऊपर नजर आ रहा है इट्स अ जुगुलर फोरामेन। ये देखिए आपको, ये कौन सी नर्व थी? ग्लोसोफ्रेंजियल, ये वेगस एंड एक्सेसरी नर्व। The vagus nerve is present between the glossopharyngeal and spinal nerve in the jugular foramen. It exits the jugular foramen. जैसे ही बेटा एग्जिट करती है एक राउंडेड सा गैंग्लियन प्रेजेंट होता है जिसको हम सुपीरियर गैंग्लियन ऑफ वेगस नर्व कहते हैं। ठीक है, देन इट डिसेंड डाउनवर्ड अकम्पनीज द टू वेसल्स। वही दो वेसल्स हैं, कौन सी? इंटरनल जुगुलर वेन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बेटा जैसे ही ये फोरामेन से बाहर निकलेगी नीचे एक सिलेंड्रिकल गैंग्लियन आएगा जिसको हमने इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ वेगस नर्व का नाम। अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी हैं कि ये जुगुलर फोरामेन से एग्जिट करती है एंड इट प्रेजेंट बिटवीन द टू नर्व्स, ग्लोसोफ्रेंजियल एंड स्पाइनल एक्सेसरी नर्व या एक्सेसरी नर्व। सिंपल अभी एक्सेसरी नर्व याद रखो। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये इस फोरामेन से पास कर रही होती है इसमें एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है इसका, उसको हम कहते हैं सुपीरियर वेगस गैंग्लियन, वेगस नर्व गैंग्लियन। देन इट डिसेंड इन द नेक बिटवीन द टू वेसल्स, कौन सी है? इंटरनल जुगुलर एंड इंटरनल कैरोटिड। मैंने आपको बताया ये तीनों नर्व्स को अगर आप देखो इन दोनों वेसल्स से रिलेशन में। ठीक है, जुगुलर फोरामेन बिटवीन द इसके टू सेंसरी गैंग्लियन है। सुपीरियर जो है वो राउंडेड है, लोअर जो है वो सिलेंड्रिकल है। अच्छा, अब बेटा अगर आप देखो ये जुगुलर फोरामेन है और ये आपकी वेगस नर्व है। बेटा जैसे ही जुगुलर फोरामेन से निकलेगी इधर एक्सेसरी नर्व का जो क्रेनियल पार्ट है वो इसको ज्वाइन कर देगा। ठीक है, दोबारा आपको बता देता हूँ। बेटा जैसे ही जुगुलर फोरामेन से ये निकलेगी, निकलते साथ ही इसको ज्वाइन कर लेना क्रेनियल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व, और उसके बाद जहाँ जहाँ वेगस नर्व सप्लाई करेगी वहाँ वहाँ क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व सप्लाई करेगी। अच्छा, और दूसरी डायग्राम में देखिए बेटा ये सिर्फ वाहिद एक ये नर्व है कि जो इन वेसल्स के साथ कैरोटिड शीट शेयर कर रही है। बाकी दोनों नर्व्स देखो, एक आगे की तरफ निकल गई है, वो देखो पियर्स करके बाहर निकली कैरोटिड से, और वो दूसरी तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब ये कि ये कैरोटिड शीट शेयर करती है विद द इंटरनल जुगुलर एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्लियर है यहाँ तक? Cranial root of accessory nerve join when it exits the jugular foramen and it move forward between internal carotid and internal jugular with the carotid sheet. ये वाहिद नर्व है जो कैरोटिड शीट के अंदर ज्वाइन करती है इसको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर। यहाँ तक बेटा इसका कोर्स समझ लगा कि नहीं? मैं दोबारा बता दूँ, ये हम इसका नेक में कोर्स पढ़ रहे हैं। हमने बेटा इसका थॉरेक्स में थोड़ा सा शायद डिटेल में थोड़ा सा पढ़े थॉरेक्स का, लेकिन हमने एब्डोमेन का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर हमने इसका जो कोर्स है वो हमने कहाँ पढ़ना है? नेक में पढ़ना है। ठीक है, हेड, क्योंकि हेड एंड नेक है ना। थॉरेक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब वो नीचे जाती है तो थॉरेक्स में कहाँ कहाँ से रूट ऑफ लंग की पोस्टीरियरली जाती है, उसके बाद फिर एसोफेजियल हाइटस से जाती हुई, वो एक लंबी स्टोरी है। ठीक है, वो एब्डोमेन में आप पढ़ते हो या उसमें पढ़ते हो। क्रेनियल रूट बेटा किसी को ना समझ लगा अभी तक, बाकी हम ब्रांचेस का सेपरेट रूट इसका पढ़े हैं। बेटा सबको अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी? कोर्स, अच्छा इसका कोर्स बता दूं बेटा? चलिए मैं इसका कोर्स बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, इट एग्जिट द जुगुलर फोरामेन in between the 9 and 11 cranial nerve. When it exits the jugular foramen, it accompanies the cranial part of accessory nerve. अच्छा, in foramen it accompanies two ganglia, superior and inferior. superior ganglia within jugular foramen होता है और inferior जो होता है वो foramen से बाहर निकल के होता है. superior ganglia is rounded in shape and inferior is cylindrical in shape. ठीक है, then it descends downwards accompanying the internal jugular vein and internal carotid artery and shares the carotid sheet along with the two vessels. ठीक है, ऐसे ये वर्टिकली नेक में डिसेंड करेगी। अब देखो वो दोनों नर्व से वो दोनों ट्रांसफर्स हो जाती हैं, जबकि ये सीधी वर्टिकली नीचे नेक में आके आ रही है साथ साथ उन वेसल्स के साथ साथ कंपनी कर रही है। चले ब्रांचेस, फ्रिंजियल ब्रांचेस। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वो एग्जिट करेगी
उसने क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व को ज्वाइन करना है, और जब उसको ज्वाइन कर लेगी तो वो आगे जाके फ्रिंजियल ब्रांचेस देगी। इसका मतलब ये कि फेरिंग्स को जो भी सप्लाई जा रही है उसमें क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व का भी शामिल है, वहां जाके फ्रिंजियल प्लेक्सस देगी जो कि मोटर पार्ट है टू द फेरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट। एक्सेप्ट फेरिंग्स का कौन सा मसल था, स्टाइलोफ्रिंजियस, और सॉफ्ट पैलेट का टेंसर विलाई पैलेटिनी। अच्छा चलो मुझे बताओ स्टाइलोफ्रिंजियस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, अभी हमने इसको डिस्कस किया है। शाबाश, ग्लोसोफ्रिंजियस, ठीक है। और टेंसर विलाई पैलेटिनी को कौन से आप लोगों ने सॉफ्ट पैलेट पढ़ लिया, बताओ मुझे, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? नर्व टू मीडियल टेरिकॉइड। शाबाश, ऐसे में जवाब देगी मेरे साथ, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक इसकी पहली ब्रांच हमने पढ़ी है, फ्रिंजियल ब्रांच है। और फ्रिंजियल ब्रांच बेटा क्या कर रही है, उसको अकम्पनी कर रही है क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। बेटा इस तरीके से जब आप पढ़ते हो ना, जब आपको पता चलता है कि इसकी इस ब्रांच को उसको देगी, तो जब वो नर्व पैरालिसिस करते हैं ना, तो आपको फिर उस वक्त फंक्शन समझ लग जाता है। अच्छा ये नर्व इसको मिल रही थी, तो अब ये वाले मसल का पैरालिसिस हो गया, तो इसमें कौन सी नर्व है। अब मैं कहूँ आपको फॉर एग्जाम्पल कि फेरिंग्स के मसल जो पैरालाइज हो गया एक्सेप्ट स्टाइलोफ्रेंजियस, अब आपको भी अकेला स्टाइलोफ्रेंजियस को आपको कैसे पता चलेगा कि वो अकेला मसल है, ठीक है। डिस्फेजिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया है, अब आपको पता है कि मोस्टली जो मसल सप्लाई कर रहे हैं वेगस नर्व थ्रू फ्रिंजियल प्लेक्सस, तो मोस्ट प्रोबेबली जो नर्व इन्वॉल्व होगी वो आपकी वेगस नर्व होगी। देन नेक्स्ट ब्रांच है इसकी सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, ठीक है। अच्छा बेटा सुपीरियर लेरेंजियल नर्व को हमने दो नर्व्स में डिवाइड किया, एक इंटरनल लेरेंजियल एंड एक्सटर्नल लेरेंजियल। सुपीरियर लेरेंजियल इसलिए कहते हैं कि सुपीरियरली ड्राइव होती है, कौन सी होती है, रिकरेंट लेरेंजियल। अच्छा इंटरनल लेरेंजियल है, इट इज सेंसिटिव टू द मिकोजा ऑफ पेरिफॉर्म फोसा एंड वोकल कॉर्ड्स। अब ये देखो पेरिफॉर्म फोसा का दूसरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ पेरिफॉर्म फोसा? स्मगलर फोसा भी कहते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा अब हमने सबसे पहले पढ़ी इसकी ब्रांच सुपीरियर लेरेंजियल। बेटा सुपीरियर लेरेंजियल जो है वो भी मिक्स्ड नर्व होगी, इसकी फर्दर दो ब्रांचेज हैं, एक प्योरली सेंसरी होगी, एक प्योरली मोटर होगी। जो बेटा इंटरनल लेरेंजियल नर्व है वो प्योरली सेंसरी नर्व होगी, ठीक है। इसने सप्लाई करना है पेरिफॉर्म फोसा और वोकल कॉर्ड्स की जितनी सेंसरी सप्लाई है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसको इंटरनल लेरेंजियल नर्व ने सप्लाई करना है, कि जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है नीचे से रिकरेंट है, वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। देन एक्सटर्नल लेरेंजियल मोटर टू द क्रेकोथायराइड, ये प्योरली मोटर नर्व है और इसने क्रेकोथायराइड को सप्लाई करना है। एक्सटर्नल लेरेंजियल की बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इट अकम्पनीज द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ये देखें, ये आपकी सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है, यहाँ जाके इसने दो नर्व्स में डिवाइड कर दी, एक इंटरनल, इंटरनल को इंटरनल बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने थायरोहाइड मेम्ब्रेन उसको पियर्स करके अंदर की तरफ चले जाना, और एक्सटर्नल ने बाहर की तरफ ही रहना। अगर आपको नज़र आ रहा हो कि इसको पियर्स करके साथ एक आर्टरी भी इसके साथ अंदर जा रही है, बेटा ये जो आर्टरी है ये सुपीरियर थायराइड है, इसकी ब्रांच है सुपीरियर लेरेंजियल। जब आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर विच पियर्सिंग द थायरोहाइड मेम्ब्रेन, उसमें दो स्ट्रक्चर आते हैं, internal laryngeal nerve which is the part which is the branch of superior laryngeal nerve, number 2 superior laryngeal artery which is derived from the superior thyroid artery। यहाँ तक क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है, ये थोड़ा सा बेटा समझने वाला टॉपिक है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये वेगस नर्व है, वेगस नर्व से ये ड्राइव करिए कौन सी, सुपीरियर लेरेंजियल। अब आप सुपीरियर लेरेंजियल को अगर गौर से देखें तो ये ऊपर आके दो में डिवाइड करिए, एक इंटरनल जो कि पियर्स करके अंदर चलेगी और प्योरली सेंसरी है, और जो एक्सटर्नल है ये देखो ये अकम्पनी कर रही है सुपीरियर थायराइड को। बेटा जब भी थायराइडेक्टमी करते हैं तो आपने दो वेसल्स और दो नर्व्स को बचाना होता है, ठीक है ना। अभी हम ऊपर वाले हिस्से को पढ़े, ऊपर वाले हिस्से में हमने सुपीरियर थायराइड और उसके साथ जो नर्व अकम्पनी करती है वो है एक्सटर्नल लेरेंजियल।
अब आप देखिए एक्सटर्नल रेंजल ऊपर से होती हुई सिर्फ एक मसल को सप्लाई कर रही है, वो है क्रिकोथायराइड। यहाँ तक क्लियर है सबको? बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बार बार कंफ्यूज करते हो, सुपीरियर, इंटरनल, एक्सटर्नल, रिकरेंट, बहुत कंफ्यूज करते हो। इसको सिंपली याद ये रखने की सुपीरियर ऊपर वाले हिस्से की है और रिकरेंट नीचे वाले हिस्से की है, ठीक है ना? सुपीरियर के नाम से जाहिर है। सुपीरियर जो है उसने दो ब्रांचेस दे देनी है, एक ने सेंसरी होना है, एक ने मोटर होना है, जबकि रिकरेंट ने खुद ने दोनों चीज़ों को सप्लाई करना है। और रिकरेंट सेंसरी भी है और रिकरेंट मोटर भी है, उसकी दो ब्रांचेस भी होंगी। सुपीरियर की दो ब्रांचेस होंगी, इंटरनल जो होगी वह सेंसरी होगी और जो एक्सटर्नल होगी वो मोटर होगी। और नीचे जो रिकरेंट होगी वो सेंसरी भी है और मोटर भी है। क्लियर है बेटा? चले आगे। दो चीजें या तो सबको समझ लग रही है या तो सब सो रहे हैं। अच्छा चले, अब आगे रिकरेंट लेरेंजिया। अब बेटा अगर आप इस डायग्राम को देखो, मैंने आपको पहले बताया सुपीरियर लेरेंजियल वेगस के ऊपर से ड्राइव कर रही है और रिकरेंट नीचे से ड्राइव कर रही है। अच्छा, रिकरेंट को रिकरेंट क्यों कहते हैं वो आगे उसको डिस्कस करते हैं। सुपीरियर ने आगे जाके फर्दर दो में डिवाइड हो जाना, ठीक है? वो हमने पढ़ लिया, एक सेंसरी ब्रांच है, एक मोटर ब्रांच है। सेंसरी का नाम इंटरनल है क्योंकि वो पियर्स करके अंदर की तरफ जा रही है। एक्सटर्नल ने अकम्पनी करना सुपीरियर थायराइड आर्टरी। अब ये देखो ऊपर से एक निकल गई ब्रांच, इधर नहीं दिखाई हुई। अब ये नीचे से देखो एक बेटा ब्रांच निकल रही है। रिकरेंट का मतलब होता है दोबारा वापस उस रास्ते में जाना। रिकरेंट बेटा राइट एंड लेफ्ट का कोर्स दोनों डिफरेंट है। Right recurrent nerve hooks around the first part of subclavian artery and it ascends between the trachea and esophagus. However, the left recurrent laryngeal artery hooks around the arch of aorta between left common carotid and subclavian artery, and it ascends between the esophagus and trachea. क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी को हुक करना है, हुक करके ऊपर असेंड कर जाना है बिटवीन ट्रेकिया एंड एसोफेगस। जो लेफ्ट साइड वाली है उसने आर्च ऑफ एओर्टा को हुक करना है और प्रेजेंट बिटवीन द इंटरनल लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड सबक्लेवियन आर्टरी, और ऊपर असेंड करके ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान उसने ब्रांचेस दे दी। ये सर रिकरेंट इसलिए कहते हैं कि उसने वापस जाके रिवर्स जाना है। ठीक है, एक कोर्स इसका आ रहा है ना, जाके दोबारा हुक अराउंड करके ऊपर की तरफ असेंड कर लिया। राइट साइड फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी के अराउंड हुक करती है और लेफ्ट साइड जो होता है वो आर्च ऑफ एओर्टा से करती है। अब हम इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे। यहाँ तक बेटा आपको रिकरेंट लेरेंजियल का कोर्स और सुपीरियर लेरेंजियल के कोर्स की अगर समझ नहीं लगी मेरे से पूछ लो। इसको अभी बेटा क्लियर कर लो ताकि आप बाद में इसको पढ़ो तो आपको ज़रा समझ ज़्यादा क्लियर होता है। क्लियर है सब? ठीक है, मैं बेटा दोबारा बता देता हूँ। अच्छा बेटा वेगस नर्व जो होती है ना उसकी दो मेन ब्रांचेस निकल रही है। जो सुपीरियर निकल गया उसको हमने सुपीरियर लेरेंजियल का नाम दे दिया, जो नीचे से निकल रही है उसको हमने रेक्टल लेरेंजियल है। सुपीरियर लेरेंजियल बेटा दो में फर्दर डिवाइड हो जाती है, एक सेंसरी पार्ट है, एक मोटर पार्ट है। जो सेंसरी नर्व है उसको हमने इंटरनल लेरेंजियल का नाम दिया, जो कि पियर्स करेगी थायरोइड मेम्ब्रेन और उसके साथ बाद में सारी सेंसरी सप्लाई दे देगी वहाँ पर, वोकल कॉर्ड्स और जितने भी उधर एरिया होगा, ठीक है। और पेरिफॉर्म फॉसा एज वी डिस्कस बिफोर। जो बेटा एक्सटर्नल लेरेंजियल है उसने डिसेंड करना है और सिर्फ एक मसल है क्रीकोथायराइड, उसको उसने मोटर सप्लाई दी। रिकरेंट बेटा जो है वो क्या करेगी, राइट एंड लेफ्ट का कोर्स डिफरेंट है। जो राइट वाली है उसने हुक सराउंड करनी है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन, ये डायग्राम देखें, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन से हुक करनी है और ऊपर जाके उसने बिटवीन द ट्रेकिया एंड एसोफेगस वहां जाके उसने उसकी ब्रांचेस ले देनी है। और जो लेफ्ट है रिकरेंट उसने बेटा आर्च ऑफ एओर्टा बिटवीन द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड सबक्लेवियन के गिर्द हुक करना है और किसके दरमियान असेंड करना है, बिटवीन द ट्रेकिया एंड एसोफेगस, और वहां जाके उसने ब्रांचेस देनी है। बेटा रिकरेंट जो लेरेंजियल नर्व है वो सारे लेरिंग्स के मसल को सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, जिसको क्या सप्लाई करती है, एक्सटर्नल लेरेंजियल। अब देखो ना एक्सेप्शन हर जगह,
जैसे कि हमने पढ़ा ग्लोसोफेंजियल एक मसल को करती है एसोफेगस के, बाकी सारे को वेगस करती है। इसी तरह जो स्टर्नल लेरिंजियल वो एक मसल को करती है, बाकी रिकरेंट सारों को कर देती है। सिंपल सा फार्मूला इसका। यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया? ये अमन बेटा आपको ये रिकरेंट और सुपीरियर लेरिंजियल की समझ लग गई? अच्छा, इसमें बेटा एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको, क्योंकि अब आपको सीधे सीधे सवाल नहीं पूछते, यूएचएस का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। थायराइडेक्टमी, थायराइड की सर्जरी है, उसमें पूछते हैं आप कौन सी दो नर्व और कौन सी दो आर्टरी बचाते हो। आपने सिंपली ये नहीं लिख देना रीटर्नल रेंजियल, एक्सटर्नल रेंजियल और सुपीरियर। आपने बताना है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज में आपने एक नर्व और एक आर्टरी बचानी है जो कि एक्सटर्नल रेंजियल है और सुपीरियर थायराइड है। इंटरनल रेंजियल इसलिए नहीं क्योंकि वो तो पेयर्स करके अंदर चलेगी है, जो आर्टरी को कंपनी कर रही है वो तो एक्सटर्नल रेंजियल। आपने उधर एक नर्व एक वेसल को बचाना है, उसका नाम है एक्सटर्नल रेंजियल एंड सुपीरियर थायराइड। और इंफीरियरली आपने रिकरेंट लेरेंजियल और इंफीरियर थायराइड आर्टरी को बचाना है, क्योंकि ये दोनों एक साथ साथ है बेटा। इंशाल्लाह आगे जाके आप सर्जरीज देखोगे, जब थायराइडेक्टमी करते हैं ना, तो सबसे पहले आप रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को आइडेंटिफाई करते हो। उसको आप कैसे करते हो? थायराइड कार्टिलेज के नीचे से जाके आप आर्टरी देखते हो, आपको आर्टरी के साथ जो नर्व नजर आ रही होती है और वो रिकरेंट लेरेंजियल, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको सेव करना। अगर ये कट हो जाए तो सारी जिंदगी के लिए आप उसकी आवाज़ को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, इसकी दोबारा क्या कहते हैं, अब सर्जरी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव आ गया, लेकिन दोबारा से वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, इसलिए नर्व्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। वेसल का तो एनास्टोमोस कर दोगे आप, ठीक है ना? चले अब आगे इसकी ब्रांचेस डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये आपकी रीकनल रेंजियल है, ये आपकी देखिए थायराइड के नीचे से जा रही है, और ये देखें इंफीरियर थायराइड आर्टरी की वो कंपनी कर रही है। यहाँ से देखें जो आपकी रीकनल रेंजियल इज मोटर टू ऑल मसल एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, ठीक है ना? इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिकोथायराइड इज सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल लेरेंजियल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेरेंजियल। मैं आपको बताऊं, जब मैं एमबीबीएस में था, जब इसको पढ़ता था तो बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना? क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप हमेशा करते हो वो सुपीरियर एक्सटर्नल इंटरनल, ये क्या मुसीबत है, ये याद नहीं हो रही। सिंपल इसका तरीका ये है कि जो ऊपर नर्व है वो सुपीरियर है, जो नीचे है वो रिकरेंट है। रिकरेंट ने ब्रांचेस दो नहीं देनी, ऊपर वाली ने सेंसरी और मोटर दे देनी है। जो सेंसरी है इंटरनली जो जा रही है उसको इंटरनल लेरेंजियल का नाम दे दिया, और जो बाहर एक्सटर्नली आ रही है उसको हमने एक्सटर्नल लेरेंजियल का दे दिया, और वो मोटर सप्लाई है। रिकरेंट लेरेंजियल मोटर भी है और सेंसरी भी है। इसने सारे मसल्स ऑफ लेरेंज को सप्लाई करना है एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, क्योंकि क्रिकोथायराइड को सप्लाई कर रही है आपकी एक्सटर्नल लेरेंजियल। एंड सेंसरी टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लेरिंग्स बिलो द वोकल कॉर्ड्स एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। अच्छा, अब वोकल कॉर्ड्स कौन सी सेंसरी सप्लाई है? कोई भी बताए, अभी हमने इसको पढ़ा। अब वोकल कॉर्ड piriform fossa sensory supply of larynx is internal laryngeal nerve। शाबाश, जवेरिया बेटा ने बताया इंटरनल laryngeal। तब तो आप लेक्चर सुन रहे हो, अच्छी बात, ठीक है। चल आगे चलें। आगे ब्रांचेस है, ब्रांचेस में इसकी स्पेशल सेंसरी है। अच्छा, ये अमूमन इस ब्रांच का हमें पता ही नहीं होता कि स्पेशल सेंसरी ब्रांच भी। अभी हमने पढ़ी ग्लोसोफ्रेंजियल की टेस्ट के फाइबर्स भी लेके जा रही है जनरल सेंसरी। इट ऑल्सो टेक टेस्ट फाइबर फ्रॉम द रूट ऑफ टंग। ये देखें, ये रूट ऑफ टंग है। मैंने आपको बताया था ना इंटरनल रेंजियल सेंसरी है, ये स्पेशल सेंसरी भी लेके जाती है रूट ऑफ टंग से। एक छोटा सा पोर्शन है, बाकी ग्लोसोफ्रेंजियल है और आगे कॉर्डा टेम्पल है, ठीक है। और एपिग्लॉटिस, बेटा एपिग्लॉटिस पे भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये देखें एपिग्लॉटिस आ गया, इसलिए स्पेशल सेंसरी भी इसकी इनर्वेशन है, जो कि थ्रू इंटरनल रेंजियल रूट ऑफ टंग एंड एपिग्लॉटिस से आपके टेस्ट फाइबर्स लेके जाते हैं, ठीक है। टंग अगर हम डिस्कस करें, वो खैर टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। टेस्ट फाइबर्स तीन नर्व्स लेके जा रही, कॉर्डा टेम्परा है, इंटीरियर 2/3, ग्लोसोफ्रेंजियल पोस्टीरियर 1/3, रूट ऑफ टंग एंड एपिग्लॉटिस कौन सी? वेगस नर्व। क्लियर है? जनरल सेंसरी आपकी इंटीरियर 2/3 की कौन सी होती है?
बताओ, वो पढ़ा हुआ आप लोगों ने? ये बेटा आपने इंटरनल अरेंजर लिखा है, आपने पूछा कि आपने मुझे बताया है? जवेदिया बेटा, कॉर्डा टेम्पना तो बेटा लेके जाती है, जनरल सेंसरी कौन सी लेके जाती है? कॉर्डा टेम्पना तो इधर लिखा भी हुआ, लिंगुअल नर्व ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर, ठीक है। जब हम लोग, मैं एमफिल कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था, तो हमें टंग की नर्व बताया आई थी, तो उसमें हमने डायग्राम बनानी। बेटा जब भी आपको क्वेश्चन आए, अगर तो आप डायग्राम बना सकते, इसमें कोई आर्टिस्टिक बात नहीं है, टंग जैसी वैसी बनाओ, जो इम्पैक्ट आपकी डायग्राम का बनता है ना, उससे बेटर तो कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन आया था, गिव द इनर्वेशन एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द टंग, ये मैं आपको एमपी की बात बता रहा हूँ। तो उसमें बेटा हमने क्या किया था, टाइम उसमें इतना नहीं होता आपके पास, जब करो सिंपली एक टंग बनाई और उसके हमने पोर्शन किया और उसको हमने लेबल कर दिया। जब बेटा आप डायग्राम बना के उसको लेबल करते तो देयर इज नो नीड फॉर द एक्सप्लेनेशन। हाँ, अगर टाइम बचा तो थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दो बुलेट्स बना के, बट जब आप डायग्राम बना के उसको लेबल कर देते हो, पूरे नंबर आपको मिलते हैं, आपका टाइम भी बचता है। तो उसमें वो ये नहीं देखता कि अच्छा इसने टंग सही बनाई है कैसी बनाई है, सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है और आपने पोर्शन सही बनाया हो कि अच्छा इंटीरियर 2/3 आपने ये डिफाइन किया, पोस्टीरियर 1/3 ये किया है, रूट ऑफ टंग ये किया, एपिग्लॉटिस ये है, ठीक है, क्लियर है। पैरासिम्पैथिक ब्रांचेस, two involuntary muscle and gland of tracheobronchial tree, esophagus, via pulmonary and esophageal plexus, जाहिर सी बात है esophagus में esophageal plexus और pulmonary, then हार्ट को via cardiac plexus, ये आप लोगों ने RX में पढ़ा हुआ है, हार्ट को भी सप्लाई करती है, then alimentary tract अप टू लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर तक, ठीक है, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर तक इसने सप्लाई करनी है, ठीक है, ये सारी इसकी पैरासिम्पैथिक सप्लाई है, बेटा। अच्छा, अव्वल तो हेड एंड नेक में पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछते तो ये बेटा 3 पॉइंट्स आपने जरूर बताने हैं, ठीक है। इन चांस कभी पूछते थे पैरासिम्पैथिक सप्लाई बताओ, क्योंकि एब्डोमेन तो आपका हिस्सा है ना, थॉरैक्स का हार्ट में कार्डियक प्लेक्सस है, और हेड एंड नेक में आपकी एसोफेगस एंड पल्मोनरी आपकी, फिर आपकी नीचे आ जाती है ट्रेकोब्रोंचियल, थॉरैक्स में आ जाती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका। चलो यहाँ तक किसी को समझ ना लगी हो? बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया? लॉस ऑफ टेंजियल वेगस, उसकी ब्रांचेस, उसके कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो आपको कोई चीज़ समझ ना लग रही हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सब समझ लग रही है? ओके तो कह दो, कुछ बोलो बेटा। चलें आगे हम पढ़ते हैं बेटा एक्सेसरी में। अच्छा, कल भी वैसे हमारा रिवीजन लेक्चर एक्सेसरी में, आगे जाके उसको करें कि अभी पिछले वाले को डिस्कस कर लें? एनी सजेशन? अच्छा, क्लियर हो गया सब कुछ? चलिए, एक्सेसरी नर्व बेटा, इट इज 11 क्रेनियल नर्व, ये सोली मोटर नर्व है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, क्रेनियल पार्ट एंड स्पाइनल पार्ट। अच्छा, अब इसका कोर्स देखें आप, ये बेटा आपकी एक्सेसरी नर्व है, ये इसका क्रेनियल पार्ट है, क्रेनियल नाम से जाहिर है कि वो ब्रेन से ओरिजिनेट कर रहा है। स्पाइनल पार्ट आपका C1 टू C5 आगे डिस्कस करेंगे, वहां से ओरिजिनेट हो रहा है। अच्छा बेटा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये दोनों नर्व्स के पार्ट जो है सिर्फ
शॉर्ट टाइम के लिए ज्वाइन करेंगे, वो भी जुगुलर फोरामेन। जैसे ही जुगुलर फोरामेन से एग्जिट करेंगे दोनों पार्ट्स देखो डिवाइड हो जाएंगे। क्रेनियल पार्ट ने फिर ज्वाइन कर लेना वेगस नर्व को, जबकि स्पाइनल पार्ट ने सेपरेट ट्रैवल करना। इन जो हम इसका कोर्स डिस्कस करते हैं वो स्पाइनल पार्ट का। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, क्रेनियल पार्ट आपका ब्रेन से ओरिजिनेट होता है, स्पाइनल पार्ट आपका फोरामेन मैग्नम से ऊपर असेंड करता है। ब्रेन में आपके ये दोनों पार्ट ज्वाइन करेंगे इन द जुगुलर फोरामेन, और जैसे ही जुगुलर फोरामेन से बाहर निकलेंगे इन दोनों ने डिवाइड हो जाना। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, क्रेनियल पार्ट ने ज्वाइन कर देना वेगस नर्व को, और स्पाइनल पार्ट ने सेपरेट अपना कोर्स आगे फॉलो करना है। क्रेनियल पार्ट पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में ज्वाइन करके टू द स्पाइनल रूट और जुगुलर फोरामेन से एग्जिट कर दिया है, ठीक है। और the roots then separate after exiting from the jugular foramen and it joins the vagus nerve, ठीक है। then spinal part, ये देखिए बेटा, ये फोरामेन मैग्नम है। स्पाइनल पार्ट बेटा सर्वाइकल रीजन से C1 से C5 रूटलेट्स होते हैं, वो मिलके स्पाइनल पार्ट बनाते हैं। उसने पहले असेंड करना है इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, वहाँ उसने क्रेनियल पार्ट से ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके जुगुलर फोरामेन से पास करके फिर उसमें सेपरेट होगा, असेंड थ्रू द फोरामेन मैग्नम, और उसके बाद जुगुलर फोरामेन से इसने दोबारा एग्जिट करना है। ऑन एग्जिट फ्रॉम फोरामेन द स्पाइनल रूट सेपरेट फ्रॉम द क्रेनियल, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि क्रेनियल पार्ट है वो तो वेगस नर्व के साथ ज्वाइन हो गया, उसने आगे जाके फ्रेंजियल प्लेक्सस बना के मसल्स को सप्लाई कर देना फेरेंक्स। अच्छा, अब बेटा ये जो आपका स्पाइनल पार्ट है उसने डिसेंड डाउनवर्ड करना है बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड एंड इंटरनल जुगुलर वेन को अकम्पनी करना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। देन इट डिसेंड डाउनवर्ड एंड मूव बिहाइंड द मसल डीप टू द स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड। इसके डीपली जाके बेटा इसने इसको एक ब्रांच देनी है मोटर सप्लाई टू द स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड, ठीक है। उसके बाद इसने क्या करना है, इसने पोस्टीरियरली मूव करना है, और ये बेटा पोस्टीरियर ट्रायंगल को इसने क्रॉस करना है। बेटा ये वो एरिया होता है जहाँ ये सबकुटेनियस होती है, और ये वो एरिया होता है जहाँ पर इसके इंजरी के ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है। इसने पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को क्या किया, क्रॉस किया, उसके बाद इसने ट्रेपीजियस मसल तक पहुँच के उसको मोटर सप्लाई कर, ये इसका कोर्स है। दोबारा बताता हूँ, जुगुलर फोरामेन से इसने सेपरेट होना है क्रेनियल पार्ट से, वहाँ से इसने डिसेंड डाउनवर्ड करना है अकम्पनिंग द इंटरनल कैरोटिड एंड इंटरनल जुगुलर वेन। देन इट move forward behind the sternocleidomastoid where it gives the motor supply to this muscle. Then it crosses the posterior triangle of neck. Here it is subcutaneous and most vulnerable to the injury. Then it pierces the trapezius muscle. Here it supplies to the trapezius muscle. Accompanies the internal carotid artery, enters the deep surface of the sternocleidomastoid and crosses the posterior triangle of the neck. ये वो एरिया होता है जहाँ पर ये सबकुटेनियस होती है, and passes beneath the trapezius, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मोटर सप्लाई कर दिया स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड एंड ट्रेपीजियस। इसके कोर्स में इसकी ब्रांचेस आपको समझ लग गई है, ठीक है। इसके कोर्स की समझ लग गई है बेटा, इसके कोर्स की समझ लग गई, दोबारा बताऊँ। आ गया बेटा, ठीक है। रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ। चेस्टिंग नर्व के बेटा दो पार्ट्स हैं, एक क्रेनियल पार्ट है, एक स्पाइनल पार्ट है। क्रेनियल पार्ट में आपके ब्रेन से ओरिजिनेट करना है, ठीक है। जो स्पाइनल पार्ट है वो C1 टू C5 से रूटलेट से ऊपर फोरामेन मैग्नम से ऊपर ज्वाइन करना है। इन दोनों पार्ट्स ने सिर्फ थोड़े अरसे के लिए जुगुलर फोरामेन में ज्वाइन करना है। जैसे ही जुगुलर फोरामेन निकला वहां से दोनों ने सेपरेट कर दिया। क्रेनियल पार्ट ने फिर ज्वाइन कर लिया वेगस नर्व को, और वहां से आगे जो ब्रांचेस उसकी फ्रिंजियल प्लेक्सस के थ्रू जाती हैं मोटर सप्लाई वो करेगी। जो आपका स्पाइनल पार्ट है उसने डिसेंड डाउनवर्ड करना है टुवर्ड्स द इंटरनल कैरोटिड एंड इंटरनल जुगुलर, and it go deep to the sternocleidomastoid. Here it supply motor supply. Then it arches the and crosses the posterior triangle of neck, and it goes deep to the trapezius muscle. वहाँ जाके उसको भी मोटर सप्लाई कर देते हैं। पेल पार्ट वही बात है, वेगस नर्व को उसने ज्वाइन किया, वहाँ पर मोटर सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, ठीक है ना।
देन स्पाइनल पार्ट, मोटर सप्लाई टू द स्टेनोक्लेटोमास्टोइड एंड ट्रेपेजियस मसल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्पाइनल नर्व C2 to C4 joins the spinal accessory nerve in the posterior cervical region। बेटा C2 से C4 से जो फाइबर्स हैं वो इसको ज्वाइन करेंगे, जबकि हमने पढ़ा है C1 से C5 के जो रूटलेट्स होते हैं वो स्पाइनल पार्ट बनाते हैं, लेकिन क्या होता है पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन से C2 to C4 इसको ज्वाइन करेंगे, जो कि मसल को पेन और प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर देते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव क्या होता है, व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन याद है, द बॉडी टू अवेयर अबाउट वेयर इट इज प्रेजेंट एंड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द 2 पॉइंट। ठीक है ना, वो प्रोप्रियोसेप्शन आप आगे इसको न्यूरो में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है। स्पाइनल पार्ट में एक खासियत ये होती है कि ये C2 to C4 पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन से फाइबर्स लेता है, और वो फाइबर्स पेन और प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स होते हैं टू द बोथ मसल्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्लिनिकल्स। बेटा यहाँ तक क्लियर ना हो गया सारों को? बेटा एक्सेसरी नाउ क्लियर है, इसके कोर्स इसकी बातचीत कोई ऐसी बात जो समझ ना लगी हो? सबको समझ आती है? चले, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्लिनिकल्स। लीजन ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल। अब बेटा जब आप नर्व की लीजन पढ़ोगे तो आपने अपने बैकग्राउंड नॉलेज को तरोताज़ा रखना है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व को हमने अब सोचे तो ये कहाँ का सप्लाई करती है, हमने पढ़ा था ये सेंसरी सप्लाई भी है, स्पेशल सेंसरी भी है, मोटर भी है, और क्या है, पैरासिम्पैथिक भी है। आइसोलेटेड लीजन आर अनकॉमन, मतलब कि अकेली अगर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का आपको के लीजन है तो वो बड़ी अनकॉमन होती है। ज़्यादातर जब भी होती है तो तीनों नर्व इन्वॉल्व होती हैं, ज़्यादातर जुगुलर फोरामेन से जो निकल रही होती है। टेस्ट इज एब्सेंट ऑन द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग। टेस्ट और जनरल सेंस, सिंपली जब आपको पेशेंट आएगा, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन कि ये मेडिसिन तक आता है कि क्रेनियल नर्व की टेस्टिंग कैसे करनी है, और आपको समझ नहीं लगती, इतने आप कंफ्यूज हो जाते हो। बेटा जब तक आपको उसकी इनोवेशन का नहीं पता होगा कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है, आप कैसे टेस्ट करोगे? अब मोटर सप्लाई तो ये कर रही है स्टाइलोफ्रिंजिस को, अब आप स्टाइलोफ्रिंजिस का टेस्ट तो नहीं ना करोगे, कैसे पता चलेगा कि अकेला एक फेरिंक्स का मसला है? तो सबसे ईजीएस्ट ऐसा है हमारी टंग, गैग रिफ्लेक्स। ठीक है। क्या होता है, आप टेस्ट को क्या चेक करते हो, पोस्टीरियर वन थर्ड में सेंसेशन चेक करते हो, कॉटन बड्स को टच करके देखते हो कि आपको कोई चीज़ फील हो रही है या आपको टेस्ट वहाँ पर फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिंपली अगर टेस्ट फील नहीं हो रहा, आपको सिंपल पता चल जाएगा ग्लोसोफेरिंजियल नर्व इंटैक्ट नहीं है। देन गैग रिफ्लेक्स इज एब्सेंट ऑन द साइड ऑफ द लीजन। ठीक है। गैग रिफ्लेक्स बेसिकली क्या करते हैं, पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल या लेटरल वॉल को आपने स्पैचुला से टच करना है, और एक रिफ्लेक्स होता है गैग। ठीक है ना, अगर जिस साइड की लीजन होगी उस साइड पे ये रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, ये चीज़ याद रखें। इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल, इप्सिलेटरल सेम साइड को कहते हैं, कॉन्ट्रालैटरल डिफरेंट साइड को कहते हैं। जिस साइड की ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो होगी डैमेज होगी, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड है ना, तो जिस साइड की डैमेज होगी उस साइड पे क्या होगा, उसी साइड पे उसकी इनर्वेशन को क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है। देन ग्लोसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया। बेटा माइल्जिया पढ़ते हो आप, न्यूरैल्जिया पढ़ते हो, न्यूरैल्जिया मीन्स के नर्व से रिलेटेड जो पेन होती है। न्यूरैल्जिया इज बेसिकली उनके साथ जहाँ शार्प स्टैबिंग एंड सीवियर पेन होती है। इट इज अनकॉमन एंड इट कॉज इज ऑल्सो अननोन, मतलब कोई भी इसकी कॉज, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, मतलब कि अननोन है। सडन बर्निंग एंड स्टैबिंग पेन अकर, पेन इज ऑफन इनिशिएटेड बाय swallowing, protruding of tongue, talking or touching the palatine tonsil। कि बेटा वही एरियाज हैं जहाँ जैसे सप्लाई है, मतलब कि जहाँ जहाँ उसके एरिया स्टिमुलेट होंगे वो पेन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, मिमिक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो स्वालविंग में फेरिंग्स के मसल को भी सप्लाई कर रही है, टंग के पोस्टीरियर वन थर्ड को भी सप्लाई कर रही है, पैलेटाइन टॉन्सिल को भी सेंसरी सप्लाई कर रही है। तो अगर इन एरियाज को आप टच करोगे तो वो पेन क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी या एग्रीवेट हो जाएगी। देन लीजन ऑफ द वेगस नर्व। बेटा जब भी आप
टेस्ट करते हो ग्लोसोफ्रिंजियल को तो आप वेगस नर्व का भी साथ ही टेस्ट करते हो। क्यों? इन दोनों की कॉमन शेयरिंग है कि दोनों किसको, लेरिंक्स को और फेरिंक्स के मसल को इकट्ठे सप्लाई कर रही होती है। आइसोलेटेड लीजन आर अनकॉमन एंड इंजरी टू फ्रिंजियल ब्रांचेस ऑफ cranial nerve result in dysphagia। बेटा आपका जो फेरिंक्स के मसल बेसिकली क्या करते हैं, स्वॉलिंग में आपकी हेल्प करते हैं, और वेगस नर्व मोस्टली आपके फेरिंक्स के मसल को सप्लाई करती है सिवाय एक के। अगर ग्लोसोफ्रिंजियल अकेली होगी तो वो डिस्फेजिया नहीं करेगी, लेकिन अगर वेगस नर्व होगी तो वो डिस्फेजिया अगर करेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी मसल ऑफ द फेरिंक्स आर सप्लाइड बाय द वेगस नर्व। Dysphagia is inability or difficulty in swallowing. Lesion of the superior laryngeal nerve produce anesthesia of the superior part of larynx and paralysis of the cricothyroid muscle। जैसे कि हमने पढ़ा है superior laryngeal की दो ब्रांचेज है, एक सेंसरी है और एक मोटर है। जो मोटर अगर डैमेज हो जाएगी, अगर superior laryngeal होगी तो उसके दोनों पार्ट डैमेज हो जाएंगे। कैसे होंगे? जो सेंसरी सप्लाई किससे होगी, लॉस्ट होगी, इंटरनल laryngeal से, और एक्सटर्नल laryngeal से सिर्फ एक मसल पैरालिसिस होगा, क्रिकोथायराइड मसल। इसमें बेटा आप टेस्ट कैसे करते हो? अपने पेशेंट को कहना है मुंह खोलें, एक तो गैग रिफ्लेक्स चेक कर लिया, दूसरा अपने पेशेंट को कहना है मुंह खोल के ना आ करो। जो आपका यूविला है नॉर्मली पोस्टीरियरली डिस्प्लेस करता है, अगर वो राइट साइड पे डिस्प्लेस किया इसका मतलब है लेफ्ट साइड की नर्व जो है वो इंटैक्ट नहीं है। क्लियर है? और अगर लेफ्ट साइड की होगी, क्यों? क्योंकि बेटा ये होता है कि जो नॉर्मल साइड होती है ना वो उसको अपनी तरफ खींचती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यूविला, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, अगर ये इस तरफ डिस्प्लेस किया इसका मतलब है इस वाले एरिया में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल साइड की तरफ ये पुल करेगी। द वॉइस इज वीक एंड टायर्स इजीली। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व मैंने आपको बार बार बताया है, ये किस वजह से डैमेज हो जाएगी, अगर आर्च ऑफ एओर्टा के गिर्द ये राउंड करती है, या किसमें सबक्लेवियन, उधर अगर एनोरिज्म कहते हैं डायलेटेशन ऑफ द आर्टरी, उधर अगर कोई इंजरी हो गई, कोई सर्जरी ऑफ नेक हो गई, थायराइडेक्टमी होगी, उसमें आपने नर्व काट दिया है। अब इंजरी टू रिकरेंट बड़ी कॉमन होती है जब आप थायराइडेक्टमी करते हो, उसमें क्या हो गया, हॉर्सनेस। हॉर्सनेस क्या हो गया, आवाज़ भारी हो जाएगी। ठीक है? और क्या, डिस्फोनिया। डिस्फोनिया इज द एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ साउंड, मतलब क्या आप बोलोगे कुछ लेकिन आवाज़ और तरीके से निकलेगी। अनेबल टू आइडेंटिफाई, और पैरालिसिस ऑफ द वोकल फोल्ड। और अगर दोनों होगी तो आपकी पक्की पक्की आवाज़ बंद होगी। एफोनिया इज द एब्सेंस ऑफ द वॉइस, डिस्फोनिया एबनॉर्मल वॉइस प्रोडक्शन, एंड एफोनिया इज द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द वॉइस। एंड इंस्पायरेटरी स्टाइडर बेटा एक सीटी की तरह की आवाज़ है कि जैसे आप इंस्पायर करते हो, ऐसे सांस लेते हो ना तो उसमें से आवाज़ आएगी। इट इज ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द बोथ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। लास्ट में है, मेरे ख्याल से 2 मिनट रह गए हैं। लास्ट में है लीजन ऑफ द स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। इसमें बेटा पोस्टीरियर ट्रायंगल मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ से सुपरफिशियल होती है और इजीली डैमेज हो जाती है, और क्या होगा, पेनिट्रेटिंग वुंड हो सकते हैं, और पैरालिसिस ऑफ दो मसल, स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड और ट्रेपीजियम। स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड का बेटा फंक्शन होता है रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द नेक। आपने पेशेंट को क्या कहना है, ऑपोजिट साइड फेस पे अपने हाथ रखना और उससे कहना है उस तरफ अपने फेस को मूव करें। तो क्या होगा, आपको ये जो आपका मसल आपको नजर आ रही है स्टेनोक्लेटोमास्टोइड, अगर हेल्दी होगा तो वो आपको पुश कर लेगा और ये आपकी क्या है, प्रोमिनेंस जाहिर हो जाएगी। और अगर ये राइट साइड का पैरालिसिस होगा तो ये लेफ्ट साइड पे जॉ मूव नहीं कर सकेगा। इट कॉज द रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द नेक। और अगर पैरालिसिस ऑफ ट्रेपीजियस होगा तो उससे क्या होगा, आप अपनी शोल्डर्स को श्रग, ऊपर की तरफ कंधे नहीं उठा सकोगे। ठीक है? उसका टेस्ट क्या होता है, अपने दोनों कंधों पे हाथ रखना है और पेशेंट को कहना है अपने शोल्डर्स को श्रग करे, ऊपर की तरफ करे। अगर जिस साइड का पैरालिसिस होगा उस साइड से वो उसको ऊपर मूव नहीं कर सकेगा। ठीक है? Then last में आता है जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम। It is characterized by paralysis of 9, 10 and 11 cranial nerve. This is due to tumor obstructing the jugular foramen. जुगुलर फोरामेन को जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा, जाहिर सी बात है तीनों नर्व जो इसमें इन्वॉल्व होंगी, और जो जो उसके नर्व के पैरालिसिस के सिम्टम हैं जो हमने तीनों नर्व्स के पढ़े हैं, तीनों इसमें आ रहे होंगे। डिस्फेजिया आ रहा होगा, पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेट फेरिंग्स के लेरिंग्स के मसल आ गए। ठीक है? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आ गई, और स्टेनोक्लेटोमास्टोइड और ट्रेपीजियस का पैरालिसिस आ गया। ठीक है? कल भी हमारा लेक्चर है, इसी की रिवीजन है। इसमें जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही मुझे बताना, हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? एनीथिंग, कोई भी पूछनी हो बात बेटा?
बेटा क्लिनिकल ज़रा तेज से पढ़ाया है, उसको हम दोबारा कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? आगे सबको समझ? ठीक है बेटा, चलो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।